केमिकल काइनेटिक्स को वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 5 मार्क्स का रहेगा। पैसिव बेस्ड क्वेश्चंस हो सकता है, हो सकता है। एज पर एज सीबीएसई मार्किंग स्कीम और सैंपल को बनता, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 जो होगा ना, ये ठीक है बेटा। यस सर। 12th क्वेश्चन है ना, तो 12 क्वेश्चन है 14 12th 12th है ना, 12th। अब मैं रेट के बारे में बात करता हूँ। हम लोगों ने बात करी है अब रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स, वी टॉक अबाउट रेट। हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। वो जो रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखते हो, दैट इज एक्चुअली चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन of reactant or product upon time taken। इसको और क्या है, तो कहते हैं डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant और increase in the concentration of अपॉन टाइम। एक्चुअली जो रेट होते हैं ना, रेट का बेसिकली तरीका है लिखने का, रेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। अपीयरेंस वर्ड जो होता है वो प्रोडक्ट के लिए होता है और डिसअपीयरेंस जो होता है वो रिएक्टेंट के लिए। इसलिए जब भी रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, हम हमेशा एक नेगेटिव साइन यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे N2 + 3H2 gives 2NH2। अब मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो मैं लिखूंगा -1/3 और 1/2 माइनस माइनस और प्लस। ये दोनों रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के लिए यू आर यूजिंग नेगेटिव साइन और प्रोडक्ट के लिए यू आर यूजिंग प्लस का साइन। क्लियर है मेरे बच्चे? यस सर। अब ये रेट को एक और दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। रेट दो तरीके का होता है, एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। ये एवरेज रेट होता है इज द रेट ऑफ रिएक्शन determined at an appreciable interval of time। और ये होता है is the rate of reaction determined at any instant of time। किसी भी टाइम इंटरवल पे आप निकालेंगे तो उसको हम रेट ऑफ क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं d/dt, मतलब dx/dt। इसको कहते हैं
डेल्टा एक्स वैल्यू, ठीक है। कहते हैं इट गिव्स मोर एप्रोप्रिएट, मतलब ज्यादा अच्छे ढंग से अगर रेट निकालना है तो इंस्टेंटेनियस रेट प्रॉफिट, डज नॉट गिव एक्यूरेट। क्लियर है बेटा, ये आपको एक्यूरेट नहीं देता और यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल जाता है। क्लियर है मेरे बच्चों, यस और नो? यस सर। ठीक है, ये दो तरह के रेट होते हैं। अब हम लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? इसमें हमने लोगों ने कुछ फैक्टर्स पढ़े हुए हैं। पहला फैक्टर आता है आपका टेम्परेचर। बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए ये रेट ऑफ रिएक्शन वाला पॉइंट ध्यान रखना। सेकंड फैक्टर जो आपका आता है वो आपका आता है कैटलिस्ट। थर्ड जो फैक्टर आता है वो आपका आता है सरफेस एरिया। चौथा जो फैक्टर आता है वो आता है आपका प्रेशर। पांचवा फैक्टर जो आता है वो आता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कहते हैं, इसमें कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे भी वही बात होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। एक में प्रेशर, एक और फैक्टर है वो है लाइट, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रेशर जो है ना वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है, इतना नहीं है, बाकी सारे फैक्टर होता है। अब आपको पता है सरफेस एरिया की अगर बात करते हो तो पाउडर्ड सब्सटेंस ऑफर्स लार्ज सरफेस एरिया, पढ़ा है ना हम लोगों ने ये चीज? यस सर। इसलिए किसी भी सब्सटेंस को अगर पाउडर फॉर्म में लेते हो तो सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिफॉल्ट इंप्रूव हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे अब क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में कि पल्वराइज्ड वुड जो है, यानी लकड़ी का जो बुरादा है, वो लकड़ी के टुकड़े के कंपैरिजन जल्दी जल जाता है। तो लकड़ी का बुरादा है ना वो पाउडर फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, इसलिए वो जल्दी जल जाता है। और इसके तो कहते हैं विथ every 10-degree rise in temperature, rate of reaction almost double, दुगुना हो जाता है बेटा, सिर्फ 10 डिग्री के फर्क करने से। 10 डिग्री की राइज करो रेट ऑफ, और टेम्परेचर के बढ़ाने से ऐसा हो क्या रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सुन लो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, collision between the particle increases, और collision इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, collision पे ही तो सब कुछ है। और कैटलिस्ट कैसे करता है, it alters the rate of reaction by changing the value of activation energy ये एक्टिवेशन एनर्जी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो वो एक मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए होती है या तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, या तो मिनिमम एनर्जी दैट वी नीड टू स्टार्ट द रिएक्शन। अच्छा, लाइट के बारे में बात करोगे तो लाइट के बारे में कहा जाता है लाइट आल्सो एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन।
फोटोसिंथेसिस सबसे अच्छा एग्जांपल देखो ना, लाइट में लाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा, लाइट फोटोसिंथेसिस। क्या फैक्टर को समझ में आ गया बेटा? ये फैक्टर्स 2 मार्क्स का आपके बोर्ड में आया होगा बेटा। आर्यन, आर्या, अस्मिता, विरल, गर्ग, जसप्रीत, करण, क्लियर है? यस सर। यस सर। मानसी, राहुल, क्लियर है बच्चे? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये 2 मार्क्स का है सीबीएसई में, ध्यान से। सर प्रेशर वाला बता दो। प्रेशर बेटा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वो डिपेंड इनसिग्निफिकेंट है ना, प्रेशर बढ़ाने से कभी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता भी है और कभी घट भी जाता है। प्रेशर आल्सो एक्सीलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, कि प्रेशर बढ़ाने से कोलिजन बढ़ जाता है। क्लियर है? यस सर। यस। अच्छा, नेक्स्ट है आपके वो है रेट लॉ। मान लीजिए आपका एक इक्वेशन है ए ए प्लस बी बी गिव्स यू सी सी प्लस डी डी। तो जब हम रेट लॉ लिखते हैं और ये जो x हो गया इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A and what is order of reaction with respect to B and x plus y is overall order of reaction। तो इसके बाद में एक छोटी सी चीज बताता हूँ, रेट एक तरीके से दो तरीके से हो गया। अगर मान लीजिए आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, always here remember one thing, तो रेट कैन बी रिटन इन 2 ways। पहला तो हो गया माइनस डी आर बाई डी टी, ये हमारा स्टार्टिंग वाला कांस्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया इंस्टेंटेनियस रेट वाला, याद आया कुछ? यस सर। यस सर। और एक हो जाएगा के रिएक्टेंट और उसके पावर में ऑर्डर लिखते हैं। अगर जीरो ऑर्डर होगा तो जीरो लगा देना, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो फर्स्ट लगा देना, सेकंड ऑर्डर होगा तो सेकंड लगाना है। ये आपका दूसरा किसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा बच्चे? रेट लॉ के हिसाब से। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? रेट कैन बी रिटन इन 2 ways और कभी कभी दोनों को इक्वेट करना पड़ जाता है हम लोगों को। ठीक है मेरे बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो अगर ये देखो ये ऑर्डर होता है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, इसके पार होता है 1 माइनस एन, और यहाँ अगर वो गैस है तो A इज इक्वल टू ADM और बार के पावर 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये फॉर गैस होगी। अब इसमें आप देखते जाओ n की वैल्यू 0 कर दो, यानी 0 ऑर्डर रिएक्शन। A की वैल्यू क्या है? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, यस यस सर। वैल्यू 1 कर दो तो K की यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड सेकंड वर्स। और यहाँ पे K की वैल्यू क्या हो जाएगी? ADM सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे फर्स्ट के लिए A इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। क्लियर है मेरे बच्चों? यस सर। यहाँ पे मैं लिखा था यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इज सेम, दोनों सेम है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे? यस सर। अब इसमें एक छोटी सी चीज आती है, वो आता है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। और एक तरफ आता है
रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। डिफरेंस कर रहे हैं तो प्रॉपर अच्छे ढंग से कर लेते हैं। पहले समझाता हूँ ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी क्या होता है। हमने लिखा N2 plus 3H2 gives you 2NH2, ठीक है। तो जब मुझे इसका रेट लॉ लिखना होगा तो रेट लॉ के हिसाब से रेट इज इक्वल टू K N2 के पावर X और H2 के पावर Y। अब आप बोलोगे सर वहां पे कोएफिशिएंट में 1 और 3 तो दिया हुआ था, आपने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रेट जो लिखा जाता है इसमें ये जो वैल्यूज होती है उसको हम पावर बना नहीं सकते। ये एक्स और वाई जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, आप अपने मन से नहीं कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ में मेरे बच्चों? यस सर। इसलिए एक्स और वाई हम एक्सपेरिमेंटली ही निकालते हैं। क्लियर है? यस सर। अब देखो इसका मैंने लिख दिया, लिख दिस एक्स एंड वाई इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें लिख देना है can't be predicted theoretically, we determined it experimentally। क्या कोई इश्यू तो नहीं है? आप इसको एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकली हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वी कांट प्रेडिक्ट इट। क्लियर है मेरे बच्चों? यस सर। प्रेडिक्ट नहीं करते। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, लेकिन व्हाट अबाउट मॉलिक्युलरिटी? मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है, ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है मैं बता रहा हूँ। ऑर्डर इज सम ऑफ power of concentration of reactant expressed in rate law। क्लियर है? यस और मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? यानी दैट इज x plus y is order। और मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ reactant molecules undergoing simultaneous collision। क्लियर है मेरे बच्चे? यस सर। अब बताओ उस हिसाब से इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? कितने रिएक्टेंट है बताओ? 4 4। और कैसे हुआ समझ में आया? यस सर। N2 का 1 है और H2 का 3 है तो 4 आ गया। यस ऐसे Yes. आप ऐसे ऑर्डर को थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा है ऑर्डर इट कैन बी 0 नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। लेकिन अब बताओ मॉलिक्युलरिटी के बारे में बताओ। इट कांट बी 0 नेगेटिव और फ्रैक्शन हो सकता है ये? सर मॉलिक्युलरिटी 4 हो सकती है किसी की? नहीं मतलब ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, हायर ऑर्डर वाले और हायर मॉलिक्युलरिटी वाले रिएक्शंस नहीं होते। उसका रीजन है उनके बीच में साइमल्टेनियस कोलिजन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। यस सर। अच्छा ये ऑर्डर जो है नेगेटिव और इनफ्रैक्शन ये एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों पे काम करता है। कॉम्प्लेक्स एंड एलिमेंट्री रिएक्शन। और इसमें बात करते हैं एप्लीकेबल ओनली फॉर elementary। एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर है? यस सर। Yes sir। यस सर। डिफरेंस भी कर दिया हम लोगों ने। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इज द चेंज इन
concentration of reactant with respect to time. ये क्या कहते हैं, is the proportionality constant. Each reactant is taken as unit. जैसे रेट है, अगर मैं A को 1 कर दूं और B को 1 कर दूं तो रेट K के इक्वल होगा या नहीं होगा? Yes, sir. तो वो K को हमने ऐसे डिफाइन किया। दूसरा बोला यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इनकी यूनिट कभी चेंज नहीं होती, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है? दैट इज मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। लेकिन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट is different for different order। आई बात समझ में? ये रेट कांस्टेंट यूनिट चेंज होती रहती है। Am I clear to all of you मेरे बच्चे? Yes, sir. अब हम आते हैं बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जिससे उम्मीद की जा रही है कि इस बार पेपर आएगा 100%। एक क्वेश्चन इसका जरूर होगा। इधर हम कर लेते हैं जीरो ऑर्डर, इधर कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, ताकि दोनों में कंपैरिजन भी आपको दिखे। यहाँ पे हमने लिखा रिएक्टेंट आर गिव्स यू प्रोडक्ट। याद होगा मैंने कहा दो तरीके से हम रेट लिखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं। तो रेट का फॉर्मूला क्या कह सकते हैं? माइनस डी आर बाई डी टी अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस रेट। और क्योंकि जीरो ऑर्डर है तो के आर के पावर जीरो भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट के पावर जीरो। यस और नो मेरे बच्चों? Yes, sir. और इसका उसी हिसाब से लिखोगे तो क्या होगा? रेट की वैल्यू माइनस डी आर बाई डी टी हो जाएगी और उसके जगह पे क्या हो जाएगा? के आर के पावर क्या हो जाएगा बताओ? 1 नहीं हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर है ना बेटा? सर कोई इश्यू तो नहीं है? No, sir. अच्छा, अब ये मैंने लिख दिया माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के। तो याद रखिएगा अगर रेट की वैल्यू के आ रही होगी तो फर्स्ट ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर रेट इज इक्वल टू के लिखा हुआ यानी ध्यान रखिएगा एक छोटी सी बात, दैट इज हमने रेट इज इक्वल टू के लिख लिया, सो इट इज व्हाट? जीरो Zero order. और यहाँ पे रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर में होता ही होता है। अब मैंने क्या किया? माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी ले लिया, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं और डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर No, sir. अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये हमारे सीबीएसई में इस कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चंस है। उन्होंने लिख दिया रेट इज इक्वल टू के और कुछ आइडेंटिफाई द ऑर्डर। तो आप सामने ही देख लो, हम जो रेट लिखते हैं उसमें लिखते हैं के इंटू रिएक्टेंट के पावर में ऑर्डर लिखते हैं। तो अगर पूरा रिएक्टेंट ही गायब हो गया है तो इसका मतलब ऑर्डर जीरो है। यस? Yes, sir. अगर मैं ये लिख दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, डी आर की इंटीग्रेशन आर हो जाएगी। यस? माइनस के टी प्लस सी। यस और नो? Yes, sir. सर अब देखो जब हम आर लिखते हैं टाइम टी इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं तो आर की वैल्यू जो है वो आर नॉट के बराबर हो जाती है।
देयरफॉर C की वैल्यू भी R नॉट के इक्वल हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया कि R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R नॉट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। रिलेशन हमारे बोर्ड में CBSE में भी इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, टाइम निकालना था। ये क्वेश्चन आपके CBSE का, CBSE 2018 3 मार्क्स का, मुझे याद है आज भी 9 सेकंड इसका आंसर आता था। R और R नॉट में डिफरेंस क्या होता है? R होता है कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट, ठीक है, और R होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम। जैसे उदाहरण के तौर पे, फॉर एग्जांपल, a reaction is 75% completed। इसका मतलब जो R की वैल्यू होगी वो 25% होगी, क्योंकि 75% तो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब R that is R is 1/4 of R naught। Am I clear to all of you? Yes, sir. आप एक्सप्रेशन बताओ, बिना देखे बोलो क्या याद था? T is equal to क्या होता है? R नॉट माइनस R बाय K। अब यहीं पे आता है हाफ लाइफ, इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। कितने समय में आपका रिएक्शन जो है अपनी इनिशियल का हाफ होगा? उसका मतलब R की वैल्यू जो हो जाएगी वो R नॉट बाय 2 हो जाएगी। मतलब कितने टाइम में आपका रिएक्टेंट एक्चुअल का हाफ होगा। अब इसको ऊपर डाल दो, क्या आ गया रिलेशन बताओ? R naught by 2K. R नॉट बाय 2 के। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि हाफ लाइफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन। कौन से कॉन्सेंट्रेशन के? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान रखिएगा, ग्राफ भी प्लॉट किया है, इसके बेसिस पे कुछ ग्राफ्स भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें 2-3 ग्राफ हैं, ग्राफ मैं आपको बताता हूँ और इसके एग्जांपल देख लीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है डिकम्पोजिशन ऑफ ओवर प्लैटिनम सरफेस। HI ओवर गोल्ड सरफेस। क्लियर है? Yes. तीसरा होता है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। इसके ग्राफ में और इसमें जो इससे ग्राफ बनाओगे, 2-3 ग्राफ है। एक ग्राफ तो है आपका, इक्वेशन अगर कहता था याद होगा आपको, R इज इक्वल टू R नॉट माइनस KT। तो ये जगह y इज इक्वल टू C प्लस MX। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कॉन्सेंट्रेशन ले लो यानी कि R ले लो, इस तरह उस तरह टाइम ले लो यानी कि T ले लो। ग्राफ हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है यानी स्लोप ले लो। इंटरसेप्ट हो गया वो R नॉट आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बच्चों? और Yes. हाफ लाइफ का ग्राफ बनाओगे तो आप इस हिसाब से देखो, इसको y मान लो, इसको mx मान लो और इसको c, यानी इसका इंटरसेप्ट 0 है। तो ग्राफ हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये हमारा हो जाएगा R नॉट ले लो यहाँ पे, तो
उसका जो स्लोप होगा दैट विल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 1/2। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर का अगर ग्राफ बनाओगे तो सब कुछ वैसा ही है, सेम इक्वेशन। देखते हैं, तो ये हो जाएगा dr/r, इधर आ जाएगा, उधर हो जाएगा माइनस के डी टी। यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो ये ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी हो जाएगा। वही सेम वाला कॉन्सेप्ट होगा, t को 0 कर देना, r को r0 के बराबर डालोगे, तो उस हिसाब से जो c की वैल्यू आएगी वो ln r0 हो जाएगी। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0। ये हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या इक्वेशन बना था हमारा, ऊपर से बताओ। ln r इज इक्वल टू ln r0 माइनस के टी। आप ध्यान से देखो, आपको एग्जैक्टली सेम लगेगा, यही सेम चीज ऊपर लिख रहे हैं सेम, बट फर्क क्या है कि फर्स्ट लॉ में लॉग नहीं, फर्स्ट लॉ में लॉग होता है और जीरोथ में लॉ नहीं होता, लॉग नहीं होता। तो c प्लस एम एक्स, सेम वही ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ भी बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ वहां पे r था, यहाँ पे ln आ जाएगा। स्लोप में कोई फर्क नहीं होता, वहां भी स्लोप माइनस के बराबर था और यहाँ भी स्लोप माइनस के बराबर। हाँ, लेकिन आइडेंटिफाई करना आ जाता है आपके पेपर में कि भाई आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा जीरो है, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है। तो ग्राफ दे देंगे, स्लोप पूछेंगे, यूनिट पूछेंगे रेट कांस्टेंट की, तो आपने ध्यान रखना है इन चीजों का। यहाँ पे टाइम पे बहुत केयरफुल रहना कि टाइम मिनट्स में या सेकंड्स में। यहाँ पे छोटी सी वैल्यू में सेकंड लिखा रहेगा और उन्होंने के की यूनिट पूछी, आप लिख दोगे मिनट इनवर्स, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे छोटे में उन्होंने जो यूनिट दी हुई है वही टाइम उसको इनवर्स कर देना। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन हो जाएगा के टी इज इक्वल टू ln r0 माइनस ln r। क्लियर है? Yes, sir. और इसको करोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.303 अपॉन टी log ऑफ r0 बाय r। ये भी ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। इसका एक और इक्वेशन होता है log r0 बाय r वर्सेस t। ये हमारा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इनकी जो स्लोप की वैल्यू होगी हो जाएगी k बाय 2.30। ये भी हमारे सीबीएसई वाले बनाने के लिए बोलते हैं। तो बेटा यही हमारे 2-3 क्वेश्चन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसेस फेज मैंने काफी करवाया हुआ क्वेश्चन, आपको याद होगा, याद है? Yes, sir. और इसका देखो हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या होगा बताना। इक्वेशन पहले देखो, सिंस t इज इक्वल टू है 2.303 अपॉन k log ऑफ r0 बाय r। ठीक है, अगर t की वैल्यू आप t1/2 करोगे तो उस केस में r की जो वैल्यू होगी वो r0/2 हो जाएगी। हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 2। टी हाफ, अब यही हमारा हो जाता तो टी हाफ की वैल्यू हो जाती है 0.692 अपॉन टी। तो यहाँ इसके हाफ लाइफ और फर्स्ट जीरो के हाफ लाइफ में फर्क है। तो इसका हाफ लाइफ जो होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है मेरे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. और इसमें आप देखोगे ध्यान से, अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो पहले फर्स्ट आता है ऑल आर्टिफिशियल एंड नेचुरल डिके। दूसरा हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन।
होंगे फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल। और इसी के बाद अगर याद होगा, देख लिया बच्चों? Yes, sir. बेटा मैंने ये करा दिया है, ये इरेज कर सकता हूँ क्या, क्योंकि अब इसके बाद स्क्रीन नहीं है। सर एक बार वो डिफरेंस दिखा दो एक बार। ये वाला यस। और बेटा आप क्लास एंड होते ही तुरंत रिवाइज करना स्टार्ट कर देना इसको। और इसके न्यूमेरिकल जो मैंने आपको सभी बच्चों को असाइनमेंट दिया हुआ था, मैंने जिनको नहीं भी दिया शेयर कर लीजिएगा मेरे बच्चे। सर नेक्स्ट पेज कर दो। सर सर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है? मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। सर नेक्स्ट कर दो। सर इससे भी नहीं। सर एक डाउट है सर, आपको सेंड कर दूं? सर एक क्वेश्चन सा डाउट था। किस पे भेजा तुमने? सर आपके 84700 वाले नंबर पे। हाँ ये तो क्वेश्चन करवाया हुआ जो आपने नोट्स दिया था, उसमें लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये। यस सर, वो मुझे तो समझ नहीं आया सर, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए इसका। हाँ, बस करवा दो। ये कॉपी कर लो ना बेटा, मुझे पेज चाहिए हुआ है, इसमें ना मैक्सिमम 20 पेज ही आ सकता है। यस सर, कर दिया। बता दिया बेटा बच्चों? यस। बाकी बच्चे भी बता दें बेटा। Yes, sir. यस। Yes, sir. पहले सूडो फर्स्ट ऑर्डर बता देता हूँ, फिर हम ये भी कर देते हैं। कहते हैं those reaction whose molecularity is 2 but order is equal to 1, कहते हैं those reaction which are truly
second order, but is made first order under certain conditions. By taking the concentration of one of the reactant in excess. ठीक है, मतलब और इसका एग्जांपल दो बहुत सारे हैं। एक तो पहला बेस्ट एग्जांपल जो है फॉर एग्जांपल वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये आपका ईस्टर है, इसका t is equal to 0 और t after some time। यहाँ पे मैंने इसका 1 मोल लिया और वहीं पे वाटर का 10 मोल ले लिया, और जब ईस्टर की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं प्रोडक्ट पे इसलिए एम्फसाइज नहीं करता हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है। अब मेरे रिएक्टेंट में दो चीजें थी, एक तो ईस्टर था और एक वाटर था, लेकिन मैंने वाटर का मोल इतना ज्यादा ले लिया है कि जहां ईस्टर पूरे तरीके से कंज्यूम हो जाता है वहां वाटर की वैल्यू 9.9 मोल, यानी इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आई? ये ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इट मींस कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ ईस्टर हो जाए as concentration of H2O is almost constant, यानी रेट ऑफ रिएक्शन उसके इंडिपेंडेंट हो गया। सो रेट ऑफ रिएक्शन becomes independent of its concentration। क्लियर है मेरे बच्चे? यस और नो? यस सर। क्लियर है मेरे बच्चे? हमने ये था Yes, नहीं sir. ये सेकेंड ऑर्डर था। वैसे ईस्टर और वाटर दोनों आना चाहिए था, लेकिन वाटर को जानबूझ के इतना ज्यादा ले लिया कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन उसके इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, अब अविरल ने क्वेश्चन भेजा है वो मैं आपको करा रहा हूँ। वो है 2a plus b gives you a 2b। वो अविरल वो जो मैंने केमिकल काइनेटिक्स वाला असाइनमेंट दिया था वो था तुम्हारे पास? यस सर है। उसी में क्वेश्चन कराया हुआ है Yes, sir. और यहाँ पे के भी दे दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जब A की वैल्यू इज 0.1 मोल पर लीटर और B की वैल्यू है 0.2 मोल। ये तब निकालने के लिए कह रहे हैं। और कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर A is reduced to 0.06 mole per liter। क्लियर है बेटा? अब देखो क्योंकि उन्होंने A और B की वैल्यूज दे दी है तो इन्होंने तो सबसे पहला काम हमारा आसान कर दिया है। तो क्या हमारे पास जो रेट है हम रेट निकाल सकते हैं? यस और नो? यस सर। कोई इश्यू तो नहीं है? अच्छा No, sir. अब देखो, अब आप रेट निकालो जल्दी से, पहले जो उन्होंने बोला निकालने के लिए जल्दी से बताओ।
रेट इज इक्वल टू के ए बी की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, अब देखो हमारा लिख लेते हैं, एक मिनट रुकते हैं। रेट इज इक्वल टू दिया के ए और बी का स्क्वायर दिया हुआ था, तो के तो ऑलरेडी इन्होंने दे दिया है, तो रेट इज इक्वल टू के की जगह पे वो डाल दो 2 × 10 के पावर -6 डाल दो, ए की जगह पे डाल दो 0.1 और बी के स्क्वायर की जगह पे 0.2 का स्क्वायर। क्या बच्चे क्लियर है ये वाली बात? यस सर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना रहा आंसर? 0.2 × 0.2 0.4 हो जाएगा। यस सर, ये 8 आंसर आ into 10 to the power जाएगा minus 6। 8 × 10 raised to the power -9। Yes, sir. दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? देखो तो ये पहला पार्ट तो हो गया, इनिशियल रेट निकल गया। यस और नो अविरल? सर यस सर। मेन आफत इसके सेकंड पार्ट में थी। यस सर। चलो अब हम देखते हैं ए इज रिड्यूस्ड। ए की वैल्यू पहले क्या थी और वो ए से किस में रिड्यूस हो गया? 0.0। तो अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड, अमाउंट ऑफ ए जो रिएक्ट कर रहा है वो कितना होगा? 0.1 - 0.06 यानी ये होगा 0.04 मोल पर लीटर। यस और नो? यस सर। यस सर। उस हिसाब से अमाउंट ऑफ बी रिएक्टेड कितना होगा? विल इट बी हाफ ऑफ 0.04 यानी 0.02 मोल पर लीटर आएगा? यस और नो मेरे बच्चे? यस क्यों? क्यों? इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, मैं लिख देता हूं, सिंस 2 मोल ऑफ A reacts with 1 mole of B, तो इसका 0.04 इसके 0.04/2 से रिएक्ट करेगा ना अविरल? यस सर। यस सर। अच्छा अब हमने कहा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना बच जाएगा? बी अवेलेबल कितना रह जाएगा? पहले कितना था वो? 0.2। अब वो उतना तो रिएक्ट कर गया, कितना बच जाएगा बताओ? 0.2। यस दिक्कत? नो सर। अब नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ ए और यू हैव द वैल्यू ऑफ बी। ए की Okay. वैल्यू ये हो गई, कितना बचा हुआ? दिस इज ए और बी आपने निकाल लिया, तो अब रेट लॉ लगा दो ना, लगाओ रेट लॉ। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के की वैल्यू तो फिक्स्ड ही रहेगी। ये कितना दिया हुआ था बता? 2 × 10 के पावर -6। अब ए की जगह पे आप लिख लेना 0.06 और बी की जगह पे लिख दोगे 0.18 का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। सर आगे सर। डन? यस सर। इज इट फाइन मेरे बच्चों? यस सर। अच्छा एक दो क्वेश्चंस और कराता हूं, फिर आप आराम से रेस्ट ले लेना। सॉरी काफी टाइम ले लिया मैंने आज आपका, लेकिन इसका फायदा थोड़ा सा ये हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स भी ढंग से रिवाइज हो जाएगा। ये रेस कर दूं ये वाला? Yes, sir. एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। एक और क्वेश्चन कराऊं इसी के जैसे ऐसे ही? यस इरेज कर दूं बेटा? यस सर। अब देखो नेक्स्ट है decomposition of NH3 on platinum surface. Is zero order reaction. What are the
rates of production of N2 and H2. अब बताओ, अगर 1 मिनट बाद होता, अगर जीरो ऑर्डर होता तो मैंने शॉर्टकट बताया था ना, जीरो ऑर्डर में क्या हो जाता है बताओ? रेट इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल बोलो बेटा, बाकी बच्चे भी बोलो, बताया था Rate equals to रेट इज इक्वल टू के हो जाता है, याद आया कुछ? और Yes, sir. एक तरीके से और हम रेट लॉ लिखते हैं, अगर हम डिकम्पोज कर रहे हैं अमोनिया की तो इक्वेशन बन जाएगा, देखो यस, तो मुझे बताओ आप कैसे लिखोगे इसको? इज इक्वल टू प्लस dN2 by dt यस is equal to plus 1 by 3 dH2 by dt, yes or no? यस सर, अब एक बात बताओ, मुझे अगर dH2 by dt निकालना है तो ये नहीं निकल जाएगा? मैं कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, 1 by 3 dH2 by dt को मैं k के इक्वल कर दूंगा, कर दिया? यस सर, तो dH2 by d2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 into k, यानी 3 into 2.5 into 10 के पावर -4, 7.5 into 10 raised to power -4. Am I clear to all of you मेरे बच्चे? यस सर, सभी बच्चे बोलिए मेरे बच्चों। yes, sir. ये उसी तरीके से कैसे sir. डायरेक्ट n2 की वैल्यू निकालो। यस, यस ये तो डायरेक्ट हो सर, जाएगा 2.5 into 10 raised to the power -4. यूनिट लिखना मत भूलना बेटा, मोल पर लीटर सेकंड। यस, यस सर, थोड़े कंफर्टेबल हो गए अब? यस सर, ओके बेटा, कल मिलते हैं 10:30। ऑल द वेरी बेस्ट। और आज प्लीज होपफुली आप पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिएगा मेरे बच्चों। ओके सर, थैंक यू सर। फाइन, बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। Bye, sir. Yes, sir.